नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गेम चेंजर साबित होंगे ये प्रोजेक्ट्स। पीएम ने राजधानी के विकास के लिए अपनी सरकार की दोहराई प्रतिबद्धता। विपक्ष के सभी आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से किया खारिज। कहा 7 दिन में हलफनामा दें या देश से माफी मांगे विपक्ष के नेता। वोट चोरी जैसे शब्द के इस्तेमाल पर जताई कड़ी आपत्ति। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर लग सकती है मोहर। कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश से शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई एक हिस्सों में लगातार बारिश जारी। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंचे काठमांडू। भारत नेपाल के बीच संपर्क और विकास सहयोग सहित कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दोनों की कुल लागत करीब 11,000 करोड़ रुपए है और लंबाई 40 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसमें 6 लेन वाली 30 किलोमीटर लंबी 5,580 करोड़ रुपए की लागत से बनी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है, जो कि अलीपुर से ढिंचाऊ कला तक है। दूसरा है द्वारका एक्सप्रेस वे, जिसका निर्माण लागत 5,360 करोड़ रुपए की है। ये 10.1 किलोमीटर लंबा खंड 8 लेन वाला है और एलिवेटेड है। ये दिल्ली महिपालपुर से शुरू होकर गुरुग्राम के खिड़की दौला को आपस में कनेक्ट करेगा। दोनों ही परियोजना के शुरू होने से दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सड़क पर लगने वाले जाम से लोग बचेंगे, तो वहीं हरियाणा के पानीपत और रोहतक की ओर से आने वाले लोगों की कनेक्टिविटी सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से हो जाएगी। इसके अलावा पानीपत या फिर रोहतक से दिल्ली की ओर आने वाले ट्रैफिक की कनेक्टिविटी गुरुग्राम से डायरेक्ट हो जाएगी। ये ईज ऑफ मोबिलिटी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को, व्यापारियों को, किसानों को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रा दिल्ली को विकास का मॉडल बनाएगी और गर्व के साथ ये विकसित भारत की राजधानी नजर आएगी। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेस वे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का
जो बीड़ा हमने उठाया है वो निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के बाद द्वारका और अर्बन एक्सटेंशन रोड का निर्माण शानदार तरीके से हुआ है। अर्बन एक्सटेंशन रोड में कूड़े का उपयोग वैज्ञानिक रूप से किया गया है, तो वहीं यमुना सफाई में भी दिल्ली सरकार जुटी है और 16 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल स्पा साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की भाजपा सरकार के कामकाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को काफी हद तक बर्बाद किया था। पीएम ने कहा कि आज जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, लेकिन कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। ये सहयोग भी पहली बार बना है जब दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी और राजस्थान चारों तरफ भाजपा सरकार है। ये दिखाता है इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है, हम सभी पर है। इसलिए हम अपना दायित्व समझकर दिल्ली एनसीआर के विकास में जुटे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई दोनों से बहुत कट चुके हैं, दूर चले गए हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले किस तरह दिल्ली और हरियाणा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की, दुश्मनी बनाने की साजिश रची गई। ये तक कह दिया गया कि हरियाणा के लोग दिल्ली के पानी में जहर मिला रहे हैं। इस तरह की नकारात्मक राजनीति से दिल्ली और पूरे एनसीआर को मुक्ति मिली है। अब हम एनसीआर के कायाकल्प का संकल्प लेकर चल रहे हैं और मुझे विश्वास है ये हम करके दिखाएंगे। और दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में बनी अच्छी सड़कों से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है, जिसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने 2026 की समाप्ति से पहले लॉजिस्टिक लागत को सिंगल डिजिट में लाने की भी बात कही। बेंगलोर आईआईएम और आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर तीनों ने जो अध्ययन किया उसमें कहा गया है कि रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि 2026 के समाप्त होने के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो बात पूरी होने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एक्सपोर्ट करने में हमको उपयोग होगा।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष या फिर विपक्ष नहीं है, बल्कि उसके लिए तो सब समकक्ष हैं। पिछले 2 दशकों से सभी राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में सुधार की मांग की और इसी वजह से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की शुरुआत बिहार से की है। एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कई एक राजनीतिक दलों द्वारा भ्रम फैलाए जाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी गहरी चिंता जताई। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLAs के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उन्हें 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा, अन्यथा उनके सारे आरोप बेबुनियाद माने जाएंगे। कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को SDM के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत, सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 1 सितंबर तक सभी राजनीतिक दल बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गलतियां बताएं, इसमें सुधार किया जाएगा। अभी भी सभी राजनीतिक दलों के पास 15 दिनों का समय है जिसमें वो मतदाता सूची में सुधार करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आयोग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 1 सितंबर के बाद इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। बिहार का चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले संपन्न किया जाना है। हमारे पास 1 जनवरी 2025 का एक स्पेशली रिवाइज किया हुआ एक रोल था। 1 जनवरी से 22 नवंबर तक हम रिवाइज नहीं करते तो इस 11 महीने से ज़्यादा के अरसे में काफ़ी त्रुटियां हो सकती थी।
राजनीतिक उद्देश्यों से परे जाकर अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए काम करना चाहें तो आज भी बिहार में 15 दिन बाकी हैं। सभी राजनीतिक दलों से हम ये आह्वान करते हैं कि अभी भी प्रारूप सूची में कोई भी त्रुटि हो तो आगे आएं और हमें 1 सितंबर तक बताएं। 1 सितंबर के बाद बतलाने से कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो भाजपा मुख्यालय में इस समय चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों के अलावा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय किए जाने की भी संभावना है। और हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी द्वारा विश्व बंधुत्व रक्तदान अभियान 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान विश्व बंधुत्व का एक ऐसा कार्य है जहां एक व्यक्ति का निस्वार्थ भाव से दूसरे के लिए जीवन रेखा बन जाता है। दान की गई हर एक बूंद करुणा और एकजुटता का संदेश देती है। जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि जागरूकता बढ़ाकर और रूढ़ियों को तोड़कर हम कई लोगों के इस नेक मिशन से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये जो ब्लड डोनेशन का काम है ये विश्व बंधुत्व का कार्य होगा और 25 तारीख को मुझे बताया गया कि इसका समापन होगा और 22 से लेकर के 25 तक आप 1 लाख से ज्यादा इस रूहानी यात्रा में आप लोगों को मानवता के साथ जोड़ेंगे और ब्लड डोनेशन में लाएंगे। इसके लिए पुनः आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने के कारण 7 लोगों की मौत की खबर है। प्रशासन ने हादसे की खबर मिलने के बाद फौरन राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने बताया कि कठुआ में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है। भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जारी है। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र से संपर्क कट जाने के कारण कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया गया है। कठुआ में देखें रात से हेवी रेन हो रहा था, तो जो थाना जखोल बागा वाला एरिया में जो फ्लैश फ्लड हुआ, तो फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है। तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया है। और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई एक हिस्सों में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जताई है। आईएमडी ने मुंबई वासियों को अनावश्यक यात्रा न करने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर घंटे की तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
गुवाहाटी में हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बरसात के चलते कई एक इलाकों में जल भराव हो गया, जिसके कारण इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में कठिनाई हुई। और हिमाचल में मंडी के पास हनोगी में भूस्खलन के चलते मनाली चंडीगढ़ हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है। रुक रुक कर जारी भारी बारिश के चलते सड़क पर भारी मलबा आ गया है, जिससे पूरी सड़क मलबे से दब गई। नतीजा, यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वैकल्पिक मार्ग भी बंद होने से परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। आलम तो ये है कि कई किलोमीटर लंबा जाम सड़क पर लग चुका है। वहां प्रशासन मार्ग खोलने की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है, ताकि मुसाफिरों को जल्द से जल्द जाम की मुश्किलों से निजात मिल सके। और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा मुख्यालय में इस समय चल रही है। इस बैठक में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष, पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण भाजपा की ये संसदीय बोर्ड की बैठक है, जो कि भाजपा मुख्यालय में इस समय चल रही है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ संगठन के जो महासचिव हैं बीएल संतोष और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस संसदीय बोर्ड की बैठक में इस समय शामिल हैं। कई जो हैं महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। ये माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय किए जाने की भी संभावना है। तो इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता हुआ दिखाई देगा, पल पल की सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काठमांडू पहुंच गए हैं। अपने नेपाली समकक्ष अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर नेपाल गए मिस्री राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा समेत तमाम जो बड़े नेताओं से उनके मुलाकात करने का कार्यक्रम है। और इसके बाद वो अपने नेपाली समकक्ष अमृत बहादुर राय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच संपर्क और विकास सहयोग कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश सचिव का ये दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की आगामी सितंबर में होने वाली भारत यात्रा से पहले हो रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खी।